गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का चैप्टर है मेरा परमाणु और अणु, जो कि मैं आज डिस्कस करूँगा। इस चैप्टर से तुम लोग अगर पहले पढ़ चुका है तो ज़्यादा समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ा है, कुछ डाउट है तो भी इसे देख सकते हो और अपना डाउट को पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अस्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? तो अस्थिर अनुपात है ना, अस्थिर अनुपात का किसने दिया था? तो हम लोग याद रखेंगे, प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक थे। यहाँ पे एक प्राउस्ट है ना, तो प्राउस्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था? स्थिर अनुपात का नियम दिया था। ये स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? तो हम बता दें कि अगर हम कोई एक पदार्थ ले, चाहे वो मान के चलो वो तालाब का पानी हो या फिर कुआं का पानी हो या कहीं का भी पानी हो, उस सब का जो ये बोलते हैं आणविक सूत्र जो होगा वो H2O ही होगा ना, पानी का वही होता है, चाहे हम कहीं से भी लें। तो स्थिर अनुपात वही कहता है कि उनके जो तत्व के अनुपात होंगे वो स्थिर रहेंगे। ये बात किन्होंने खोज किया था सबसे पहले? तो प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक थे। यहाँ पे लेवाजिये भी दिया हुआ है, लावाजिये भी। तो इन्हीं के ऊपर हम लोग मारेंगे। ठीक है, द्रव्यमान, अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो हम बता दें, एक वैज्ञानिक थे लावोजियर। यहाँ पे लावोजियर ही दिया हुआ, इंग्लिश में लावोजियर लिखते हैं और हिंदी में ये पढ़ता है लावोजिये। ठीक है, लावोजिये जहाँ देखेंगे उसको हम लोग याद रखते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम देने के कारण, है ना। ये एक एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एक्सपेरिमेंट अभी तो बता नहीं सकते क्योंकि वो एक लंबा एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने उससे ये पता लगाया कि अभिक्रिया के पहले जो भी हम लोग अभिकारक का इस्तेमाल करते हैं, है ना, वो उत्पाद के बराबर ही रहता है ना। यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान सेम रहता है, और यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। या हम लोग इससे बोले कि ऐसे बोले कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद ना तो बन सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे का ऑप्शंस भी देख लेते हैं, यही इसी तरह होगा मेरा आंसर। ठीक है, देखो न्यूटन तो होगा नहीं, एंतवा, एल लावोजिये और प्राउस्ट। आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा मेरा सही आंसर। ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। तो हम लोग पहले हम लोग करते जाएंगे, है ना। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। ठीक है, ये इतना बात लिखा गया। यह नियम किसको प्रतिपादित करता है ना। तो देखो, दो यहाँ पे ये अभिकारक ही है, ये पूरा का पूरा जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अभिक्रिया से पहले का चीज़ जितना भी रहता है वो अभिकारक कहलाता है। तो 2 ग्राम ऑक्सीजन है और 16 ग्राम 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 18 आएगा मेरा, और 18 ग्राम इधर भी है। यानी कि इससे प्रूफ होता है कि अभिकारक का जितना द्रव्यमान होता है उतना उत्पाद का भी होता है। ये किसका बताता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे देखते हैं, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है? तो हम बता दें कि कैसे निकाला जाता है द्रव्यमान अनुपात। तो हमको मालूम है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है और इसका द्रव्यमान संख्या भी 1 है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है और इसका द्रव्यमान संख्या 16 है। ठीक है, अब हम H2O का निकालते हैं द्रव्यमान अनुपात, है ना। तो H2 यानी कि द्रव्यमान को लिखेंगे 1, है ना, 1 है लिखेंगे, और यहाँ पे 2 है ना। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुना किए और द्रव्यमान अनुपात हाइड्रोजन का 1 है। प्लस करेंगे ऑक्सीजन का,
ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे अनुपात लगाएंगे, ठीक है, अनुपात लगाएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिखेंगे 16। तो 2 अनुपात अगर हम लोग 16 करें तो आएगा मेरा 1:8। ये तो अनुपात निकला जल का। हमने सिखा दिया जल का या कोई भी मॉलिक्यूल का कैसे द्रव्यमान अनुपात निकाला जाता है, ठीक है। इसी तरह से सबसे पहले उसका एलिमेंट यानी कि उसका तत्व लिख लेंगे और उसका द्रव्यमान को जोड़ करके अनुपात में ला लेंगे। अनुपात में अगर कटने वाला रहता है तो उसको काट के सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कहीं से भी पानी उठाएं, है ना, कहीं से भी पानी उठाएं, नदी हो, तालाब हो, जल हो, मतलब कुआं हो, फलना हो, ढकना हो, कुछ भी हो, उसका जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वो सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे स्थिर अनुपात नियम का ही पालन किया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जल एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। वही सवाल आ गया, भार का अनुपात बोला गया, भार का अनुपात बोले या द्रव्यमान का अनुपात बोले, है ना, बात एक ही होता है। द्रव्यमान का भी पूछे तो सेम है। यही प्रोसेस एकदम सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे दोहराएंगे, ठीक है। ये इसी का सवाल है, समझ लो। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर मेरा 1:8। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात बताएं। अब देखो, अनुपात जो निकलता है इस चैप्टर में, खास करके इस चैप्टर में अनुपात जो निकलता है वो 2 चीज़ का निकलता है। याद रखना, एक तत्व का निकलता है और एक द्रव्यमान का निकलता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। तत्व पूछा जाए तो बस ये बताना होता है इसमें कि कितना तत्व है। जैसे H2O है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जब पूछे, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 इस्तेमाल हुआ तो 2:, ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल हुआ 1, तो 2:1 तत्व अनुपात होगा, जो कि यहाँ पे आंसर होगा। लेकिन अगर द्रव्यमान अनुपात पूछा जाए तो हम लोग द्रव्यमान निकालेंगे और हमारा आंसर 1:8 आएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाए, ये चीज़ तुम लोग अंतर कर पाओगे तो आसानी से एग्ज़ाम में सवाल बना सकते हो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, CO2 के एक अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात। अब सवाल दोहराने लग गया, एक ही चीज़ को बार बार पूछेगा तो समझते जाओ, है ना। भार अनुपात पूछे, भार का अनुपात या द्रव्यमान का अनुपात एक ही चीज़ होता है। हमको पूछा गया CO2 का, ठीक है। कार्बन का क्या होता है, कार्बन 6 का 12 होता है द्रव्यमान, है ना, याद रखना इसको। और ऑक्सीजन 8 का 16 होता है, ठीक है। अब हम इसको, कार्बन तो 12 ही है, एक ही है ना, तो 12 लिखेंगे और ऑक्सीजन 16 लिखेंगे और साथ में 2 गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 अनुपात कितना हो जाएगा, 32, 16 दूनी 32। इसको काटेंगे 4 के पहाड़ा से तो हो जाएगा 4 तिया 12:8, यानी कि 3:8 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है दिया हुआ, ठीक है। SO2 एक अणु में सल्फर एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है, भार का अनुपात। बार बार सवाल दोहराने लग गया, सेम तरीका है, बस एक ही चीज़ को बार बार दिया गया। SO2 का, सल्फर का होता है, इधर लिख देते हैं, सल्फर 16 का होता है 32 और ऑक्सीजन का तो पता ही होगा 8 का 16 होता है। तो 32 लिखेंगे यहाँ पे, 16 गुणा 2, तो 32:32 हो जाएगा। 16 दूनी 32 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1:1, जो कि हमारा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई क्या होती है। रचनात्मक इकाई मतलब जिससे वो बना है, कोई भी पदार्थ, यहाँ पे द्रव्य लिखा हुआ है ना, द्रव नहीं लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ
और द्रव का मतलब होता है लिक्विड, है ना, जो हम लोग पानी वगैरह पीते हैं वो। तो कोई भी पदार्थ का रचनात्मक इकाई परमाणु ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या वो बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटा। तो इसको सबसे छोटा मीटर में ही मापते हैं। हालांकि यहाँ पे पिकोमीटर भी बहुत छोटा है, पर ये 10 का पावर -15 के करीब होता है, जो बहुत ज़्यादा छोटा है। हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं इसको, ठीक है। 10 का पावर 1 नैनोमीटर बराबर होता है, हम बता देते हैं, 10 का पावर -9 मीटर। और इसी के मानक रूप में लेकर के त्रिज्या हम लोग मापते हैं, ठीक है। हम लोग मीटर में तो उसको माप नहीं सकते ना, क्योंकि मीटर तो जानते ही हो तुम लोग, बहुत बड़ा चीज़ है ना। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे, जितना बड़ा त्रिज्या होगा उतना बड़ा उसका आकार होगा। तो सही आंसर होगा, परमाणु का आकार मापने के लिए करा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -9 मीटर के, जो कि हम यहाँ लिखे हुए हैं। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं। तो उसको AMU में मापते हैं ना, या इसी को कभी कभी यू भी लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। द्रव्यमान क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ ऑप्शन है, बिल्कुल यहाँ पे यू दिया हुआ है, तो हमारा आंसर यू ही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक रूप में लिया गया है ना। तो जब हम चैप्टर पढ़ाए होगा, कोई भी सर पढ़ाए होंगे, तो उस टाइम पे बताए होंगे कि जो सबसे ज़्यादा आसपास हमारे दिखते हैं वो कार्बन 12 ही है ना। कार्बन 12 जो वो सबसे अधिक और सबसे अस्थिर भी होता है ना, ये जल्दी क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेट या फिर बोलते हैं ख़त्म नहीं होता। तो कार्बन 12 को ही मानक रूप में लिया गया है। इसको याद रख लो। इसके अगर उस टाइम पे चैप्टर जब पढ़ा होगा, अगर उस टाइम पे सर अच्छे से बताए होंगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसको याद रख लो, अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है। फेरम यानी कि FERUM होता है ना, फेरम, FE लैटिन है ना। हम लोग जब तत्व का नामकरण मतलब नाम देख रहे थे, तो FE किसका था, याद रखना, FE होता है लोहा का, है ना। किस तत्व का लैटिन नाम नेट्रियम है। नेट्रियम, नेट्रियम किससे स्टार्ट होता है, Na से, और Na किसका है, तो सोडियम का है ना। सोडियम तो होना चाहिए, सोडियम इस तरह से सोडियम, है ना। लेकिन इसको किस तरह से, SO से दिखाना चाहिए था ना। लेकिन क्या SO से दिखाते हैं क्या, नहीं, इसको Na से दिखाते हैं। क्यों, कारण है इसका लैटिन नाम है इसका नेट्रियम। आगे पढ़ते हैं, किस तत्व का लैटिन नाम केलियम है। केलियम किससे स्टार्ट होता है, K से, है ना। केलियम इसी तरह से स्टार्ट होता है। तो K किसका मात्रक है ना। सिंबॉलिक नाम किसका है, तो पोटेशियम का है, ठीक है। पोटेशियम तो P से स्टार्ट होता है, लेकिन क्या PO लिखते हैं क्या, नहीं ना, पोलोनियम होता है PO से, है ना। तो केलियम से आया K, ठीक है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन गैस किस रूप में उपस्थित होता है। तो अणु के रूप में होता है, ठीक है। देखो, अणु और परमाणु क्या होते हैं बता देते हैं। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण, मतलब ऐसा मान लो कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे ज़्यादा सूक्ष्मतम कण है, उसको और भी ज़्यादा सूक्ष्मतम कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अणु कुछ अलग है। अणु वह स्वतंत्र इकाई है जो प्राकृतिक में एग्जिस्ट या रह सकता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन होती है वो प्राकृतिक में अणु के रूप में ही रहती है ना, क्योंकि वो एक अभिक्रियाशील तत्व है। तो अपने के साथ अभिक्रिया करके, मतलब ऑक्सीजन 2 ठो मिल करके एक अणु बनाती है जिसका नाम है O2, और O2 के रूप में रहती है ये, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहते थे। देखो,
लैटिन भाषा का ही क्यों प्रयोग करा जा रहा है? जहाँ पे भी तुम लोग देखा 3 ठो अभी क्वेश्चन देखा ना, जिसमें लैटिन नाम सुन रहा है। तो इसका कुछ समझ लो क्या क्या होता है ना। देखो, लैटिन भाषा जो है वो आज के डेट पर कोई बोलता नहीं है ना। भले ही ये पहले के ज़माने में जब 1500 या 1400 ईस्वी रहा होगा तो इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं किया जाता। ये लैंग्वेज मर चुका है। अब मर चुका है तो ये इसमें कोई चेंजेस तो आएगी नहीं, है ना। इसमें कोई चेंज आएगी नहीं ना। देखो, केलियम को केल्विन तो अभी बोला नहीं जाएगा, जो केलियम है वो केलियम ही रहेगा। इसीलिए इस भाषा का उपयोग ही किया गया है कि ताकि कोई चीज़ बदले ना। हम किसी का नाम रख दिए और वो बाद में चल के बदल गया तो वो उसका गलत निकल जाएगा ना, मतलब, है ना। इसीलिए लैटिन भाषा का लिया जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं। प्राकृतिक में उत्कृष्ट गैस किस रूप में उपस्थित रहती है? तो उत्कृष्ट गैस मतलब कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। और इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं, कोश बोलते हैं, वो पूर्ण रूपेण भरे हुए रहते हैं, है ना। ये ना ही इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और ना ही इसको देना पड़ता है, ठीक है। तो ये किसी के साथ अभिक्रिया भी नहीं करती है। नोबल का मतलब होता है किसी के साथ अभिक्रिया ना करने वाले, है ना। तो ये प्राकृतिक में परमाणु के रूप में ही एग्जिस्ट करते हैं। इसको अणु बनने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये अणु भी है और परमाणु भी अपने में ही है, ठीक है। हम लोग बस इतना मान के चलो कि परमाणु के रूप में ही एग्जिस्ट करता है। जैसे ऑक्सीजन को रहने के लिए O2 का रूप चाहिए था ना, बिना इसके रह सकता था क्या? नहीं रह सकता था इसके बिना, है ना। लेकिन हीलियम रहेगा तो हीलियम अकेले भी ये रह सकता है। जितने भी उत्कृष्ट गैस है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये तमाम उत्कृष्ट गैस है ना, ये परमाणु के रूप में रह सकते हैं प्राकृतिक में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई भी तत्व मतलब परमाणुविक रूप में नहीं रह सकता, ठीक है। आगे ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या है? तो ऑक्सीजन हमारी प्राकृतिक में O2 के रूप में रहती है, ठीक है। O2 तो कितने परमाणु एक साथ जुड़ के रह रही है ना। तो जितनी परमाणु रह रही है एक साथ, इसमें 2 परमाणु रह रही है एक साथ, है ना, तो ये द्विपरमाणुक हो जाएगी, ठीक है। दो द्विपरमाणुक। ओजोन की परमाणुकता कितनी है? तो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। जब जो ऑक्सीजन गैस है वो एक और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है ओजोन, जिसका फॉर्मूला होता है O3। इसकी परमाणुकता 3 हो जाती है ना, और ये ओजोन बन जाता है। ये हमारे लिए हानिकारक होती, पर हमारी मतलब क्या बोलते हैं, हमें रक्षा करती है। ये असमताप मंडल के ऊपर रहती है, ठीक है। फॉस्फोरस की परमाणुकता कितनी है ये भी जान लेते हैं। फॉस्फोरस को दर्शाते हैं हम लोग P से, ठीक है। अब P जो होता है वो P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, रहता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यानी कि इसकी जो परमाणुकता होगी वो 4 हो जाएगी, ठीक है। एक परमाणुक अणु नहीं है। देखो, एक परमाणुक मतलब कि वैसा अणु ढूंढना है जो एक परमाणु का ना हो। तो देखो, आर्गन है उत्कृष्ट गैस, तो ये एक परमाणु है ना। Ar सिर्फ अकेले रह सकता है, नियोन भी अकेले रह सकता है, हीलियम भी अकेले रह सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस का हम बोले कि ये प्राकृतिक में परमाणु रूप में ही रहती है ना। तो इसको कुछ किसी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं होती, पर हाइड्रोजन को जुड़ने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। बहुपरमाणुक आयन का उदाहरण है। तो बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं हम बता देते हैं ना। जैसे परमाणु, खूब सारे परमाणु मिल करके अगर बनता है तो वो बहुपरमाणुक आयन हो जाएगा। ये Cl है ना, Ci नहीं सोच लेना। Cl जो है वो क्लोरीन का है ना। क्लोरीन एक तत्व है तो इसमें एक ही तत्व है, और Br भी एक ही तत्व है, K+ भी एक ही तत्व है। पर क्या इसमें देखो NH4+ में देखो
N एक हुआ और हाइड्रोजन 4, यानी कि टोटल बोले तो 5 परमाणु हैं क्या? बिल्कुल है सर। तो ये बहुपरमाणुक आयन कहलाएगी और यही हो जाएगा मेरा सही आंसर। बहुपरमाणुक आयन का कौन सा उदाहरण है? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, हम बता दिए। और आयन पूछा गया, आयन ये बहुपरमाणुक तो है पर ये आयन नहीं है। आयन पूछा गया, आयन बिल्कुल भी नहीं है, ये आयन भी है और ये बहुपरमाणुक भी है। ठीक है, OH माइनस, तो OH माइनस हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? बहुपरमाणुक देखते हैं सबसे पहले करके, है ना। सल्फर, सल्फर मतलब बहुपरमाणु कहने का मतलब अलग अलग प्रकार के, शायद बहुपरमाणुक तो सभी को एच लग रहे हैं ना। सल्फर को S8 में लिखते हैं हम लोग, फास्फोरस को P4 में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2 में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 में एग्जिस्ट करता है। बहुपरमाणुक तो सभी हैं, है ना। ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा क्या हम बोलेंगे, ये सवाल ही गलत हो सकता है या ऑप्शन गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुपरमाणुक सभी है। निम्न में से कौन सा द्विपरमाणुक है? द्विपरमाणुक आर्गन तो नहीं है, आर्गन Ar के रूप में ही रहता है ना। सल्फर S8 में रहता है, तो ये द्वि तो नहीं है, ये अष्ट परमाणुक बोल सकते हैं इसको। फास्फोरस P4 में रहता है, ये भी नहीं है। ऑक्सीजन O2 में रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। द्विपरमाणुक यही है ना। बिल्कुल सर। निम्नांकित में कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुक है? यानी चतुर्परमाणुक यानी कि 4 परमाणु वाले। Ca के पास देखो, Ca एक हुआ, 2 और 3 इसके पास, 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो ये इसके पास 4 है क्या? नहीं है। इसके पास 3 ही है, ये भी नहीं हो जाएगा। ये 4 है इसके पास, NH3, 3 ये वाला और N तीनों एक ठो, तो ये 4 वाला यही हो जाएगा हमारा आंसर। NaCl के पास तो 2 ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर NH3 हो जाएगा। निम्न में से कौन द्विपरमाणुक नहीं है? तो क्लोरीन को हम लोग द्विपरमाणुक के रूप में ही लिखते हैं, Cl2, तो ये तो है। हाइड्रोजन H2 लिखते हैं इसको, ये भी है। नाइट्रोजन N2 लिखते हैं, ये भी है। और फास्फोरस को P4 के रूप में लिखते हैं, जो कि द्विपरमाणुक नहीं है, है ना। तो आंसर मेरा यही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है? H2 तो अभी अभी देखें है, ये N2 भी है ना, क्लोरीन भी है, और हीलियम नहीं है, क्योंकि ये परमाणु के रूप में ही एग्जिस्ट करता है, ये किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता, तो आंसर यही हो जाएगा। निम्न में से कौन द्विपरमाणुक है? लिखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ अकेला है तो होगा नहीं, ये भी अकेला होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। Cl लिखा हुआ है पर ये प्राकृतिक में जो एग्जिस्ट करता है Cl2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, आखिरी प्रश्न भी यही देख लेते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, ये कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना। जल का रासायनिक सूत्र है, तो जल का रासायनिक सूत्र भी इसको बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लेना। H2O, ये तो रटने वाला चीज़ है, क्या है मतलब रटने वाला नहीं, इसका भी हम बताए हुए कि कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि रटने वाला चीज़, अभी तो हमको याद हो गया होगा इतना बार पढ़ते पढ़ते, लेकिन ये इसके पीछे भी बनने का कारण होता है। ठीक है, सूत्र H2O का साधारण नाम क्या है? तो H2O का उल्टा कर दो, मतलब इसका आणविक सूत्र ये है H2O, साधारण नाम क्या होगा? जल हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है ना। तो इसका खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है, ये याद रखना इसको, NH क्या है ये, NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका मतलब क्या बोले, केमिकल नाम बोल सकते हैं ना, मतलब इसको लैब में
खाने वाला सोडा तो बोल नहीं सकते ना, तो इसको लैब में सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं, अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र, अमोनियम आयन पहले बनाते हैं सबसे पहले। अब चलो अभी बना के दिखा देते हैं। NH4+ होता है अमोनियम आयन, ठीक है। और सल्फेट आयन इस तरह से होता है। इसकी संयोजकता हम एक लेंगे, मतलब आयन लिख रहे हैं हम यहाँ पे। आयन मतलब कि इसके ऊपर चार्ज एक ही है ना, तो एक लिखेंगे। इसके ऊपर चार्ज 2 है तो 2 लिखेंगे। अब ये क्रिस क्रॉस होता है, तो 2 वाला हिस्सा इसके पास चला जाता है और 1 वाला हिस्सा इसके पास। तो अब ध्यान से समझते जाना। NH4 जब हम लिखेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ये वाला 2 इसके साथ लगेगा, है ना। और SO4 जब हम लिखेंगे तो इसके साथ हमको 1 लिखना है, लेकिन 1 जब हम लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट देने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसे ही है ना। तो ये ऐसे ही जो आंसर मैच करेगा वही होगा आंसर हमारा, है ना। ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो चलो पहले कैल्शियम आयन को बनाते हैं। कैल्शियम आयन को Ca2+ से लिखते हैं और कार्बोनेट आयन को CO3 लिखते हैं। तो इसका आयन मतलब जितना आवेश होगा उसके ऊपर 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ पे भी 2 है तो 2 ही लिखेंगे। ये वाला क्रिस क्रॉस से इसके, ये वाला इसके पास और ये वाला इसके पास। तो जब हम Ca लिखेंगे तो इसके ऊपर 2 लगाएंगे, और CO3 जब हम लिखेंगे तो इसके ऊपर भी 2 लगाएंगे। लेकिन इस तरह इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, जब 2 नंबर सेम सेम हो जाए तो इसको लिखना ऐसा गलत बात है। तो हम लोग लिखेंगे CaCO3 जब सेम सेम रहे तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र मेरा आ जाएगा CaCO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र भी बना सकते हैं ऐसे। सोडियम आयन ऐसा होता है, और कार्बोनेट तो हमने अभी देखा CO3 होता है, ठीक है। इसका आवेश को लिखेंगे 1 होता है नीचे, इसका आवेश 2 है। इसके पास वाला इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा। तो जब हम लिखेंगे Na तो यहाँ 2 लिखेंगे, Na2CO3। अब 1 तो लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, है ना। तो Na2CO3 कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड है ना। तो फेरिक आयन हम बता देते हैं, इसको सबसे पहले मिटाते हैं। फेरिक आयन होता है Fe3+, और ऑक्साइड का जो होता है वो 2- है ना। तो एज इट इज़ इसको 3 लिखेंगे नीचे में, क्योंकि 3 आवेश है ना इसके ऊपर। इसको यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 को इसको दे देंगे, 3 को इसको दे देंगे, ठीक है। तो जब हम Fe लिख रहे हो तो इसको हम 2 लिखेंगे यहाँ पे Fe2, और O जब लिख रहे होंगे तो O के साथ 3 लगाएंगे, क्योंकि क्रिस क्रॉस से पता चला है ना। तो Fe2O3 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? तुम लोग का एक तरह से पूरा चैप्टर रिवाइज ही हो रहा है ना। हम सारा कुछ बना के दिखा दे रहे हैं, एक बार खुद से भी ट्राई कर लेना। अगर सीख गए हो तो हम तो सारा बनाते ही जा रहे हैं। एक बार जब हम ना बना रहे हो, मतलब कि क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हो, तो वीडियो को पॉज करो, अपने से बना के देखो और मैच करो, है ना। सल्फाइड का सूत्र क्या है ना। तो हाइड्रोजन आयन को H+ से लिखते हैं और S को 2- से। यहाँ पे लिखेंगे चार्ज 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 को इसको दे देंगे, इसको ये दे देंगे, है ना। तो H जब हम लिखेंगे तो इसके साथ 2 लगाएंगे, और S के साथ तो 1 लगाएंगे ही नहीं, है ना। 1 को लगाना नहीं होता है। तो आंसर हमारा H2S ही हो जाएगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है ना। तो सोडियम कैसे लिखते हैं?
एक बार खुद से बना के देख लो, अगर बना लो तो ही स्टार्ट करना, ठीक है। सोडियम आयन Na+ होता है और ऑक्साइड का सूत्र होता है O2-, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 1, इसके नीचे लिखेंगे 2। अब 2 को इसको दे देंगे और 1 को हम इसको दे देंगे। तो जब हम Na लिख रहे हो तो इसके साथ 2 लिखेंगे, और O जब लिख रहे हो तो इसके साथ 1 लिखेंगे, लेकिन 1 लिखते नहीं है, तो Na2O हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ये दिया हुआ है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले इसको मिटाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम आयन को सबसे पहले लिखेंगे Ca2+ होता है, ठीक है, कैल्शियम आयन के सूत्र। और हाइड्रोक्साइड की जो सूत्र होती है वो OH- होती है। अब इसको आवेश के अनुसार लिख लेंगे। आवेश इसका नीचे 2 लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे। अब एक जब ये दोनों को मैच करेंगे तो क्रिस क्रॉस मेथड से 2 को OH को दे देंगे और 1 को Ca+ को दे देंगे, ठीक है। तो Ca एक ही है तो एक तो लगाएंगे नहीं, OH 2 एलिमेंट है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके साथ लगाएंगे 2, तो CaOH2 हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे दिया हुआ है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले ध्यान देना, टेट्रा मतलब क्या होता है? टेट्रा, टेट्रा मतलब होता है 4, ठीक है। ये अमूमन तुम लोग की क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन दे दिया गया तो हम बता देते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मतलब होता है 4, कार्बन को हम लोग C से लिखते हैं, और टेट्रा होता है 4, और क्लोराइड तो क्लोरीन है ना। अब क्लोरीन जो है वो कितना है? 4 है, तो CCl4, जो कि यहाँ पे आंसर डायरेक्ट दिया हुआ है ना। बहुत भारी नहीं होगा तुम लोग के लिए, मतलब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर पाओगे, है ना। टेट्रा मतलब होता है 4, हम बता देते हैं। मोनो मतलब होता है 1, बाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3, टेट्रा, टेट्रा मतलब होता है 4, पेंटा, पेंटा मतलब होता है 5, ऐसा हेक्सा वगैरह 6, अरे यार लिख जाओ, ठीक है, 6 होता है। तो ऐसा करके होता है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये प्रश्न को तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा सवाल दे दिया जाता है जो अक्सर बुक में नहीं दिया हुआ। आगे है सोडियम सल्फाइड का सूत्र है। सोडियम का अभी हम बोले, सोडियम का जो होता है Na+ होता है, और सल्फाइड S2- है ना। अब इसका जो होता है आवेश लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, इसका आवेश 2 लिखेंगे। अब इसको 2 को इसको दे देंगे और इसको, इसी को क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। तो जब हम Na लिख रहे हो तो इसके साथ 2 लगाएंगे, क्योंकि ये 2 तो इसके साथ लग गया है ना, और S के साथ 1, जो कि हमें लगाना नहीं है, है ना। तो Na2S हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al का आयन होता है 3+ और ऑक्साइड का 2-। अब इसके नीचे 3 लिखेंगे, इसके नीचे 2 लिखेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते जाते हैं ना। तो इसके साथ आ जाएगा Al2, O के साथ आ जाएगा 3, Al2O3, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, पहले मिटा तो ले इसको, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम का Al3+ होता है और क्लोराइड का होता है Cl-। अब इसको लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 3, इसके नीचे लिखेंगे 1, 1 लिखेंगे ना। अब क्रिस क्रॉस जब करेंगे तो हम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा। तो Al के साथ 1 ही लगेगा तो कुछ नहीं लगाएंगे, और Cl के साथ 3 लगेगा, AlCl3, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड Ca2+ लिखेंगे, ऑक्साइड को 2-, ठीक है। इसके नीचे 2 लिखेंगे, इसके नीचे भी 2 लिखेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे
तो आएगा आंसर Ca2 और O2, है ना, दोनों का 2 2। लेकिन इस तरह लिखना गलत है। कारण क्या है? क्योंकि 2 सेम नंबर आ गया, है ना। तो हम लोग लिखेंगे CaO, दोनों को हटा देंगे 2 2 को, है ना। तो CaO हो जाएगा इसका आंसर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये वैसा कंपाउंड है जो जिसमें मैग्नीशियम भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है। तो मैग्नीशियम को सबसे पहले देखते हैं। मैग्नीशियम को Mg2+ से लिखते हैं और हाइड्रोक्साइड को OH- से। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2 है। इसके ऊपर चार्ज कितना? 1 है। इसका वाला इसके पास चला जाएगा, इसके वाला इसके पास चला जाएगा। तो जब हम लिखेंगे Mg, तो Mg के साथ 1 लगना है, तो कुछ लगाएंगे नहीं। अब लिखेंगे OH और इसके साथ लगना है 2, तो MgOH2 हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में सोडियम तत्व का प्रतीक कौन सा है? तो सोडियम जो कि SODIUM से स्टार्ट होता है, पर आंसर SO बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा Na, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है वो है नेट्रियम। ठीक है। लोहा का संकेत है, लोहा का जो लैटिन नाम है वो फेरियम है ना, फेरियम, है ना। तो Fe से स्टार्ट आ रहा है ना, तो Fe ही हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक है। नाइट्रोजन गैस बोला गया, नाइट्रोजन तत्व नहीं बोला गया, है ना। गैस की बात करा जाए तो जो प्राकृतिक में एग्जिस्ट करता है उसी की बात करा जाएगा। तो नाइट्रोजन होता तो इस तरह से है तत्व, ये तत्व है, पर तत्व के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है N2 के रूप में, जो कि अणु है ना। तो यहाँ पे N2 ही होगा आंसर। Na किस तत्व का संकेत है? कितना बार बता चुके हैं इसको, सोडियम, याद रखना, है ना। H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान है? H2S में तो सबसे पहले H2 कितना है? तो 2 है, और S कितना? 1 है। तो टोटल कितना हुआ? 2 और 1 3। आसान है ना। परमाणु, थोड़ा दिमाग अपना भी लगाना भाई। अब इतना शुद्ध हिंदी देख के वहीं लेट नहीं जाना, है ना। पर कितने परमाणु तो जोड़ देना बस, ठीक है। आगे देखते हैं, PO4 3- आयन में कितने परमाणु विद्यमान है? तो जब आयन की बात करी जाए, परमाणु की बात करी जाए, परमाणु पूछ रहा है ना, तो इसको हम लोग देखेंगे नहीं, सोचेंगे कि ये है ही नहीं, मतलब इसका कोई वैल्यू, मतलब कोई उपयोग नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो बस इतना गिन लो, हो जाएगा तुम्हारा आंसर। P 1 दिया हुआ है और O 4 दिया हुआ है। 1 + 4 कितना होता है भाई? 5 होता है ना। तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा। 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? तो नाइट्रोजन गैस, देखो, नाइट्रोजन गैस जो होता है वो N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है और इसका द्रव्यमान होता है 14, ठीक है। अब हमको बताना है कि N2 का कितना परमाणु द्रव्यमान होगा सबसे पहले, है ना। तो 2 N2 दिया गया है, तो 2 × 14 यानी कि 28 ग्राम रहेगा। यहाँ पे इसका क्या मतलब आया, ये इसका क्या मतलब आया सो समझो, है ना। नाइट्रोजन अगर 28 ग्राम रहे, है ना, गैस, तो वो 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल, है ना। तो पूछा गया है कि 5 मोल, है ना, 1 मोल बराबर 28 ग्राम, तो 5 मोल बराबर कितना होगा सो पूछा गया। तो 28 × 5 करेंगे और क्या करेंगे, है ना। तो चलो 28 × 5 कितना हो जाएगा? 5 × 8 40 और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 140। वैसे तो ग्राम में इसका आंसर आना चाहिए, सभी को ग्राम कर दो, ग्राम ही होगा आंसर इसका, ठीक है, क्योंकि मिस प्रिंटिंग भी तो हो सकता है ना भाई। अब 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान क्या होगा? तो सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए क्या, कि किसी भी अणु का 1 मोल में उसका द्रव्यमान कितना होता है ये निकालें, है ना। अगर ये निकाल लिए हम लोग, चलो इसको मिटा के, सेम सवाल है लगभग,
तो सबसे पहले देखते हैं H2O में कितना, मतलब क्या बोलते हैं उसका आणविक द्रव्यमान होगा। ठीक है, आणविक द्रव्यमान हम लोग निकालते हैं। आणविक द्रव्यमान क्यों निकालते ये थोड़ा देर में समझाते हैं। आणविक द्रव्यमान क्या होगा इसका हम लोग समझते हैं। H2 का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो 1 होगा। O का 8 16 होता है ना, तो इसका 16 हो जाएगा। तो 2H2 है तो 2 प्लस 16 यानी कि 18। आणविक द्रव्यमान जो आया वो 18 आया। ये क्या बतलाता है, ये आणविक द्रव्यमान क्या बतलाता है, ये समझो बात को, है ना, कि 18 ग्राम अगर जल रहे तो वो होगा 1 मोल। तो इसका मतलब तो ये बात निकल ही गई ना कि 1 मोल में कितनी कितनी ग्राम जल होती है, ये निकाल दिया है ना हम लोग। और यही पहला काम होता है, ये फर्स्ट काम होता है यही करने का, है ना। अगर हम लोग आणविक द्रव्यमान निकाले, उसको ग्राम से अगर हम लोग ग्राम में बदल दें, आणविक द्रव्यमान को यू में लिखते हैं पर इसको ग्राम में बदल दें तो वो 1 मोल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला काम हुआ। ये पूछा गया आधा मोल का, है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आधा से गुना करेंगे, है ना। 0.5 मोल का पूछा गया है तो इसको हम लोग 0.5 से गुना कर देंगे 18 को। तो जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, सही से देखना भाई, तो 9 ग्राम हमारा आंसर आएगा, जो कि आंसर भी यही होगा, है ना। आगे है 59 नंबर क्वेश्चन। 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान कितना होगा। तो सबसे पहले ये कितना भी मोल का पूछा जाए, पहला काम होगा 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल बराबर कितना होगा, ये पहला काम होना चाहिए मेरा, फर्स्ट काम यही होना चाहिए। और ये कैसे निकलेगा, आणविक द्रव्यमान, ये जो CO2 है इसका आणविक द्रव्यमान हम लोग निकालने वाले हैं। तो आणविक द्रव्यमान क्या होगा ये हम लोग देखते हैं, है ना। C का होता है 12, तुम लोग देख लेना उसका द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 16 2 बार लिखेंगे हम। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना। हाँ, 12 प्लस 16 दूनी 32, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 3 1 4, यानी कि 44 U आया, वो आणविक द्रव्यमान आया 44 U। ठीक है, चवालीस जो आया, AMU लिख देते हैं यहाँ पे, वो आया आणविक द्रव्यमान। ठीक है, अब इसको AMU को जैसे ही यहाँ पे ध्यान से समझना, 44 ग्राम को जैसे ही हम ग्राम में बदल दें तो वो 1 मोल के बराबर आ जाएगा। यानी कि अपना हाथ में 44 ग्राम तुम कार्बन डाइऑक्साइड रखेगी या रखोगे तो वो 1 मोल के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब 1 मोल क्या होता है ये बात बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लगभग इतना होता है। आएगा तो एक आध सवाल बताएंगे इसको। 1 मोल बहुत बड़ी संख्या होती है। तो अब पहला काम ये हो गया मेरा कि 1 मोल में 44 ग्राम होता है, ये बता दिया। अब पूछा गया 0.5 के लिए, तो लिख दो यहाँ पे 0.5 से गुना कर देगा इसको 0.5 से, तो मेरा आधा कर दो इसको, है ना, तो 22 हो जाएगा आंसर, जो कि आंसर भी दिया हुआ है। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु बोला गया, ध्यान से समझना, परमाणु। उस टाइम पे जो दिया हुआ था वो गैस था, परमाणु यानी कि सिर्फ N की बात करी गई है। तो 7 होता है ना उसका परमाणु संख्या, और उसका द्रव्यमान 14 होता है। ठीक है, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान निकला वो 14 AMU आया। इसको जैसे ही हम 14 को ग्राम में लिख दें, है ना, ये बन जाएगा 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान,
यानी कि 14 ग्राम, मतलब 14 ग्राम जो होगा वो आंसर होगा मेरा। यहाँ पे अगर गैस होता तो वो 28 ग्राम होता। समझ में आ रहा है कुछ? आगे का प्रश्न देखते हैं जी। 6.022 इंटू 10⁻23 कणों के एक समूह को क्या कहते हैं? तो इसी को हम मोल कहते हैं। जिस तरह 12 को 1 दर्जन बोलते हैं ना, है ना, 100 को सेंचुरी बोलते हैं, उसी तरह इतना चीज़ को, इतना बड़ा नंबर रहेगा, 23 ठो जीरो बैठाएगा तो तुम समझ सकता है कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। वो 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं 1.8 ग्राम H2O में की अणुओं की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले अणु की संख्या निकालने से पहले एक मोल में कितनी संख्या होती है, यानी कि बोले कि एक मोल क्या है, एक मोल में कितना होगा वही निकालना है। ठीक है, तो निकालते शुरू करते हैं। पहले H2O का सबसे पहले आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। H2 यानी 2 और ये 16, तो ये दोनों को मिला करके 18 ग्राम जो होगा, 18U लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ध्यान देते जाना। 18U जो हुआ वो आणविक द्रव्यमान हुआ। आणविक द्रव्यमान मतलब मॉलिक्यूलर मास, ये हुआ। अब इसको जैसे तुम 18 को G से बदल दोगे तो ये कहलाएगा मोलर मास या मोलर द्रव्यमान। क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान। अब ये तो निकल गया। अगर 18 ग्राम जल, 18 ग्राम अपने हाथों में तुम 18 ग्राम जल को देख सकते हो, है ना, लेके एक गिलास भरेंगे तो 100 ग्राम 200 ग्राम जल रहता है एक गिलास में। सोच लो मात्र 18 ग्राम जल है, उसमें 1 मोल पानी की अणु है। अब 1 मोल क्या है? तो 1 मोल है 6 गुणा, मतलब 6.022 गुणा 10 का पावर 23। तुम सोच सकते हो कितना छोटा, कितना थोड़ा सा पानी में इतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, इतना ज़्यादा कण, इतना ज़्यादा बोले तो अणु उपस्थित है ना। लेकिन इतना का नहीं बोला गया, तो कितना का निकालने बोला गया? इतना का नहीं बोला गया तो कितना का बोला गया? ये बोला गया 1.8 का बोला गया। ठीक है, एक एक नियम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जब 18 ग्राम में 18 ग्राम जल में कितना रह रहा? 6.022 गुणा 10 का पावर 23 है, तो 1.8 में कितना होगा? ये एक एक नियम से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, एक एक नियम क्या कहता है? पहले 1 ग्राम का निकाल लो। 1 ग्राम का जैसे निकालेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, लेकिन डिवाइड में हो जाएगा 18, है ना। एक को 18 जब इधर जाता है तो डिवाइड में होता है। अब निकालेंगे 1.8 का, तो 1.8 को 1.8 से पहले गुना करेंगे, उसके बाद 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 18, इसको उड़ाएंगे, पॉइंट को नीचे 10 लिखेंगे, 18 से 18 कैंसिल। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो मेरा कितना अणु बच गया? तो मेरा अणु जो बच गया वो बचा 6.022 गुणा 10 का पावर 23 था, अब 22 बचेगा। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन यही सही तरीका है बनाने का। अगर तुम समझोगे तो ये आसान ही है, एक एक नियम कहीं से भी मुश्किल नहीं है ना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन आगे बनाना है। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है? ये जो 1 मोल है ना, 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23
जो है ये जो संख्या का निर्माण किए थे वो थे अवोगाड्रो सर, ये एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्हीं के नाम पर अवोगाड्रो संख्या बोल दिया गया उसी को, है ना। तो यही हो जाएगा आंसर मेरा। जो एक मोल की जो संख्या होती है वही कहलाता है अवोगाड्रो नंबर। एक सवाल है 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होगा? ठीक है, बनाते हैं इसको भी। सेम प्रोसेस होगा। सबसे पहले एक मोल में कितना ग्राम होता है, मतलब कितना ग्राम नमक लेंगे तो वो एक मोल कहलाएगा, वो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका निकालेंगे आणविक सूत्र। ठीक है, आणविक सूत्र निकालेंगे। सूत्र नहीं, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान निकालेंगे जो कि क्या होगा? Na लिखा हुआ है ना, Na और Cl। Na जो है वो है 23 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान, प्लस करेंगे Cl का होता है 35.5। दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा? 5, 8 और 3 और 5 8, 2 और 3 5, 58.5 U ये हो जाएगा तो उसका आणविक द्रव्यमान, है ना। अब इसको U को जैसे ही हम ग्राम में बदल दें, 58.5 को ग्राम में बदल दें, ये बदल जाता है मोलर द्रव्यमान में। सेम चीज़ जा रहा है, तुम लोग अगर अच्छा से ध्यान दिया कि पढ़ा होगा तो, है ना। अब हमको यहाँ से क्या पता चला कि एक मोल नमक में 58.5 ग्राम नमक रहता है। ठीक है, अब पूछा गया 5.85 नमक में किसके बराबर होगा मोल, है ना। तो एक एक नियम का इस्तेमाल करेंगे वापस से, है ना। तो सबसे पहले एक का ही निकालेंगे, 1 ग्राम नमक में तो 1/58.5 बचेगा। अब हमको निकालना 5.85 का, तो 5.85 को गुना करेंगे, है ना। किससे करेंगे? 1/58.5 को। अब यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे और यहाँ से हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 585 585 कैंसिल। अब 1/10 होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। 1/10 मोल होगा 5.85 ग्राम NaCl नमक में। समझ में आया कुछ? अगर तुम समझे हो कुछ तो ज़रूर समझ में आया होगा क्या बोले हम। 8 ग्राम CH4 में कितना मोल होता है? वही चीज़ है यार। चलो पढ़ते हैं। 8 ग्राम CH4 में कितना मोल होंगे? तो CH4 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे सबसे पहले। आणविक द्रव्यमान निकालेंगे सबसे पहले, तो वो होगा किसका निकाले? CH4 का बोला गया ना, CH4 का। तो C का होता है 12, H का 1 और है 4, तो +4 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम। बार बार हम बोल रहे हैं आणविक द्रव्यमान को U में लिखते हैं। इसको जब हम 16 को ग्राम में बदल देंगे तो ये कहलाता है मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? 16 ग्राम अगर हम लोग CH4 लें, मीथेन लें, तो वह 1 मोल हो जाएगा। तो बोला गया 8 ग्राम में कितना होगा, है ना। तो एक एक नियम ही लगाएंगे। 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/16। 8 के लिए
8 गुणा 1/16, 8 से ख़त्म, 2 बचा नीचे, यानी 1/2 मोल लिख सकते हैं इस तरह से, या इसको काटोगे तो 0.5 मोल बचेगा आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सवाल है 65 नंबर का, क्या है 8 ग्राम CH4 में कितना मोल होगा 100? कितना मोल होगा 100 है ना। तो चलो देखते हैं एक मोल में कितना होता है। तो CH4, ये सवाल करल जैसा लग रहा है। C का होता है 12, इसका 4, तो 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 यू होगा इसका आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। पर इसमें जैसे ही ग्राम लगा देंगे 16 ग्राम, तो वो बन जाएगा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब ये जो मोलर द्रव्यमान है, इसका क्या मतलब हुआ कि 16 ग्राम अगर CH4 रहा तो वो 1 मोल कहलाएगा। तो 16 ग्राम के लिए 1 मोल, तो 8 के लिए हम लोग नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। तो एक एक नियम यहाँ पे 1 ग्राम के लिए सबसे पहले निकालेंगे, तो 1/16 मोल हो जाएगा 1 ग्राम के लिए। अब 8 ग्राम के लिए जैसे ही निकालेंगे तो 8 से गुना करेंगे 1/16 को, तो ये ख़त्म। तो 1/2 मोल इसका हो जाएगा आंसर। इसी तरह सवाल है 22 ग्राम, अगला सवाल है 22 ग्राम CO2 में कितना मोल होगा, ये पूछा गया है ना। तो सबसे पहले CO2 का आणविक द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान C का होता है कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का होता है वैसे तो 16, लेकिन 2 है तो 32 है ना। तो 12 प्लस 32 हो जाता है 44। 44 यू हो गया इसका आणविक द्रव्यमान। ठीक है, लेकिन 44 को 44 ग्राम लिखेंगे तो ये हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, जो कि यह बताता है कि 44 ग्राम अगर CO2 रहा है ना, तो वो कहलाएगा 1 मोल। तो बोला गया 22 ग्राम के लिए सेम सवाल है ना। तो पहले 1 ग्राम CO2 का निकालेंगे, जो हो जाएगा 1/44 मोल। ठीक है, अब 22 का जब हम निकालेंगे तो 22 गुना करेंगे 1/44 से, तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा ये, तो 1/2 मोल ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका भी 1/2 मोल लिखो या 0.5 मोल लिखो, सेम आंसर है ना। आगे पूछा गया है CH4 का आणविक द्रव्यमान निकालना। CH4 का तुम लोग निकाल के दिखाओ आणविक द्रव्यमान CH4 का ना। CH4 सेम चीज़ है, 12 लिखेंगे यहाँ, ये 4 है क्योंकि 4 है ना, तो हाइड्रोजन का 1 होता है और 4 है तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ 16। आणविक द्रव्यमान को U या AMU से लिखते हैं, है ना। ये जो निकला है वो कहलाएगा आणविक द्रव्यमान। ठीक है, या इसी को एक और नाम लिख सकते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ है। तो अगर यू या फिर AMU में लिखा रहे तो आणविक द्रव्यमान होगा या सूत्र इकाई द्रव्यमान होगा। अब इसी का मोलर मास या मोलर द्रव्यमान पूछा जाए तो बस इसको 16 को 16 ग्राम में बदल दो, तो ये बन जाएगा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। और ये दोनों चीज़ निकालने के लिए पूछा जाएगा, है ना।
फिलहाल तो पूछा गया है आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए, तो हमारा आंसर 16 AMU या U लिख सकते हो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल के लिए CH4 के निकालने के लिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला देखते हैं NH3। NH3 का भी NH3 का भी हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो इसका होता है कार्बन मतलब नाइट्रोजन का 14 और इसका होता है 1 और है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। अब 17 को अगर U में लिखे या AMU में लिखे तो ये हो जाएगा आणविक द्रव्यमान, या इसी को सूत्र इकाई द्रव्यमान लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगे लगे देख लेते हैं आगे भी। C2H2 इसका पूछा गया मोलर द्रव्यमान। अब तुम लोग समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। मोलर द्रव्यमान, तो जितना हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे उसमें ग्राम जोड़ देंगे तो वो मोलर द्रव्यमान बन जाएगा। तो सबसे पहले कार्बन का होता है 12 गुणा है 2 करना क्योंकि 2 है, प्लस करेंगे हाइड्रोजन का होता है 1, अब गुना 2 करेंगे क्योंकि 2 है, 12 दूनी 24 प्लस 2 26, यानी कि 26U जो होगा वो आणविक द्रव्यमान है, आणविक है ना, पर ये आंसर नहीं है। 26 को जैसे ही ग्राम में कर देंगे तो ये हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल है, मोलर द्रव्यमान ही निकालना है। किसका? H2O का, उसका भी देख लेते हैं। H2O का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो H2 यानी कि 1 होता है उसका द्रव्यमान संख्या और 2 है तो 2 प्लस 16 ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 18, है ना। 18 को जैसे ही ग्राम में लिख देंगे ये मोलर द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, अगर तुम लोग मोटा मोटी हम लोग जाने देखें तो हो क्या रहा है समझो। सूत्र आणविक द्रव्यमान पूछे, सूत्र इकाई द्रव्यमान पूछे, या फिर पूछे मोलर द्रव्यमान पूछे, ये तीनों में जो नंबर होगा, नंबर वो सेम ही होगा। मान के चलो अगर हम निकाले 16 तो 16 ही रहेगा सारा जगह, है ना। बस यहाँ जो मोलर द्रव्यमान है इसमें बस ग्राम लगा हुआ रहेगा और ये दोनों में AMU या फिर U लगा हुआ रहेगा। बस इतना ही अंतर है और कोई भी अंतर नहीं है। हम लोग कोई तीनों चीज़ निकालने बोले तो हम एक चीज़ निकालेंगे और ये निकल जाएगा बाकी सब, है ना। इसी के जैसे सवाल है NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान पूछा गया। Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। ये दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के देख लेना 58.5 आता है। अब सूत्र इकाई द्रव्यमान पूछा गया तो हम लोग खुद से समझदार हैं, अब U लगा देंगे आंसर में, ये हो जाएगा। एक और है CaCl2। Ca का होता है 40 और Cl का होता है 35.5। अब 2 ठो है तो 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 40 प्लस ये 35 दूनी 70 और 0.5 से भी तो 2 को गुना करना तो 71 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 111 आंसर आएगा।
पर अंतर ये होगा कि इसका अगर सूत्र इकाई द्रव्यमान पूछा जाए तो यू में आंसर इसका या AMU में इसका आंसर लाएंगे। आज का क्लास ख़त्म हुआ यहीं पे। और कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछना ज़रूर, है ना, या ट्यूशन में ज़रूर पूछना। देखते हैं और कितने अलग अलग प्रकार के इस चैप्टर से सवाल हम लोग बना सकते हैं।